नमस्कार दोस्तों, Q2 अकेडमी में आपका स्वागत है। आज 25 जनवरी है और 25 जनवरी को हिमाचल का पूर्ण राज्यत्व दिवस होता है। तो यह पूर्ण राज्यत्व दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह कई बार प्रश्न आ जाता है पेपर में भी कि हिमाचल का पूर्ण राज्यत्व या स्टेटहुड डे कौन सा है, तो वो है 25 जनवरी। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो 15 अप्रैल है वो हिमाचल का हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हिमाचल का गठन हुआ था। और जो 25 जनवरी है उस दिन हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये इस तरह से आपने इसको याद रखना है। तो आज जो कंप्यूटर फंडामेंटल में हम देखेंगे, जितना थोड़ा बहुत थोड़ा सा टॉपिक रहता है उसको आज हम करेंगे, और उसके बाद जो अगले वाला वीडियो होगा उसमें हम MCQ शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अभी तक हमने टाइप्स, पिछले वाले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर किया था। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में देखो मैंने बताया था माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर, जो हमारे लैपटॉप कंप्यूटर, स्मार्टफोन, वो सारे के सारे पर्सनल कंप्यूटर में आते हैं। उसके बाद वर्क स्टेशन है, जो पर्सनल कंप्यूटर से थोड़े ज़्यादा पावरफुल होते हैं इन टर्म ऑफ प्रोसेसिंग, और उनमें स्पेस भी ज़्यादा होता है, स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, उनकी रैम भी ज़्यादा होती है। उसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर, जो सिंगल यूज़र के लिए नहीं होते, उसमें मल्टी मल्टी यूज़र कंप्यूटर कहते हैं इनको। इनमें एक से ज़्यादा यूज़र इस तरह के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है एक टाइम पे। तो ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर होते हैं, और ये अगर इसको देखा जाए तो ये मोर, इसका प्रोसेसर भी और ज़्यादा पावरफुल होता है, और रैम और स्टोरेज भी इसकी ज़्यादा होती है। इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो मिनी कंप्यूटर से भी फास्ट है, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ यूज़र सिमिल्टेनियसली काम कर सकते हैं। दे आर यूज्ड बाय, ये अब मैंने बता दिया था भी किस किस लिए। इसमें भी स्पेस जो पिछले वाले से है ज़्यादा ही होता है। फिर होता है सुपर कंप्यूटर। सब सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगले वाला सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट होता है, सबसे एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव भी होता है, और इसका जो स्पेस और स्टोरेज वो ज़्यादा होती है, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। जो मैंने पिछले वाला वीडियो, उसमें मैंने गलती से जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था उसको पदम बोल दिया था, जबकि वो परम है। तो वो मैंने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा था कि परम इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, वो गलती से बोला गया। नासा, और किस लिए यूज़ करते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, ये ज़्यादातर साइंटिफिक रिसर्च और सैटेलाइट मॉनिटरिंग के लिए सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमने देखी थी, फर्स्ट जनरेशन कब आई थी, उसमें कौन कौन से कंप्यूटर थे, ये सारे के सारे हमने देख लिए थे। फर्स्ट जनरेशन देखो, इसमें 1946 से लेकर 1959 तक फर्स्ट जनरेशन आई। बहुत स्लो होते थे, कैथोड वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज़ होती थी कंप्यूटर में, और ये बहुत ही ज़्यादा स्लो होते थे कंप्यूटर। बड़े बड़े, इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता था, पूरे पूरे रूम के बराबर ये कंप्यूटर होते थे। और कौन कौन से थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, वो भी मैंने बताया था, जैसे एनीवेक है, एडवेक है, यूनिवेक है, इस तरह से। IBM है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है, उसका फुल फॉर्म है, या आता नहीं है कभी पेपर। सेकंड जनरेशन फिर 1959 से लेके 1965 तक सेकंड जनरेशन रही। उसमें ट्रांजिस्टर आए। ट्रांजिस्टर कंपैरेटिवली स्मॉल साइज का होता था और ज़्यादा फास्ट था एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। तो इस तरह से इवॉल्व होते गए कंप्यूटर। तो ट्रांजिस्टर चीप, कॉम्पैक्ट और पावर लेस पावर कंज्यूम करता था। और इसमें फिर प्राइमरी मेमोरी के लिए भी हम मैग्नेटिक कोर यूज़ करते थे, इस तरह से मैंने बताया था। और इस टाइम जो है सेकंड जनरेशन, उस टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इवॉल्व हो गई थी। असेंबली लैंग्वेज का टाइम था, और उसमें कोबोलो फोर्ट्रैन यूज़ होती थी, और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टार्ट हो चुके थे इस वाली जनरेशन में। तो इसमें जो पॉपुलर कंप्यूटर थे वो थे IBM का CDC यूनिवैक, इनके नंबर लिखे हैं ना, यूनिवैक 1108, इस तरह से। और जो थर्ड जनरेशन है वो 1965 से लेके 1971 तक रही। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट स्टार्ट हो गए थे एज कंपेयर इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर। और जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्बेड किए होते थे, यानी कि वो साइज और छोटा हो गया जैसे जैसे इवॉल्व होता गया। इसमें इन्वेंशन के साथ साथ जो कंप्यूटर का जो ट्रांजिस्टर पहले था वो थोड़ा स्मॉल था एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब। फिर उसके बाद जो थर्ड जनरेशन आई उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट थे, वो ट्रांजिस्टर से भी ज़्यादा स्मॉल थे, और उसमें एक ट्रांजिस्टर में बहुत ज़्यादा एक इंटीग्रेटेड सर्किट में बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर होते थे, जिससे जो कंप्यूटर की स्पीड और उसकी पावर बढ़ गई, और उसकी कॉस्ट कम हो गई, और वो पावर भी कम कंज्यूम करते थे। इस तरह से मोर रिलायबल, एफिशिएंट और स्मॉलर इन साइज होते गए।
इस टाइम में हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ होना स्टार्ट हो गई थी, और जो फोर्ट्रेन का सेकंड वर्जन से लेके फोर्थ वर्जन तक इस जनरेशन में यूज़ हो रहे थे। कोबोल, पास्कल, एल्गोल, इस तरह की लैंग्वेज इस जनरेशन में यूज़ होने शुरू हो गई थी। और इसमें जो जो पॉपुलर कंप्यूटर थे वो थे IBM 360 सीरीज, हनीवेल, PDP, IBM 370 सीरीज और TDC। ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। अच्छा, तो इसके बाद फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हुई थी 1971 से लेके 1980 तक। और फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई थी, यानी कि जो पहले वाली जनरेशन थी थर्ड जनरेशन, उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट थे, लेकिन वो उसमें ट्रांजिस्टर कम होते थे। लेकिन जैसे ही ये अगली वाली जनरेशन आई, उसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गई। एक ही चिप में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यूज होने शुरू हो गए, और सारा का सारा सर्किट बेस्ड चिप आने लग गई थी। और ये मोर पावरफुल होती थी, लेस पावर कंज्यूम करती थी, और फास्ट और अफोर्डेबल होती थी। इस टाइम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होना स्टार्ट हो गई थी, जैसे C++, डी बेस, इस जनरेशन में यूज होना हो गई थी। और इस जनरेशन के जो पॉपुलर कंप्यूटर थे वो डेक 10 स्टार 1000, PDP-11, क्रे 1 जो सुपर कंप्यूटर था, क्रे XMP ये भी सुपर कंप्यूटर था। ये वाले इस जनरेशन के पॉपुलर कंप्यूटर्स थे। उसके बाद जो फिफ्थ जनरेशन है, जो जिसको 1980 से लेके प्रेजेंट तक चल रही है, वो फिफ्थ जनरेशन है। उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी आ गई थी। उसमें मिलियंस ऑफ मिलियन ट्रांजिस्टर एक चिप में इंटीग्रेटेड होते थे, जिससे जो कंप्यूटर है उसकी कंप्यूटेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और उसकी जो स्पेस है, जो साइज़ है उसका कम हो गया। और इस तरह से ये इवॉल्व होती कि जो आजकल है उसमें और ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं, यानी कि फिर है उस वो टेक्नोलॉजी फिलहाल वही है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ही चल रही है। इसमें जो लैंग्वेजेस यूज़ होती थी वो सी हो रही हैं या होती हैं, वो C++, जावा, .NET और बहुत सारी लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर बनाने में यूज़ हो रही हैं। तो इसमें जो पॉपुलर कंप्यूटर हैं वो डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, एम्बेडेड कंप्यूटर्स, या आप कह सकते हैं मोबाइल फ़ोन्स भी हैं, जैसे स्मार्टफ़ोन्स हैं। वो सारे के सारे पैरेलल प्रोसेसिंग, हार्डवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे के सारे न्यू टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, ये सारे के सारे इस जनरेशन, जो करंट जनरेशन है उसमें यूज़ हो रहे हैं। तो ये तो था हमारा कंप्यूटर की जनरेशन के बाद। अब इसके बाद जो आज का टॉपिक है जो आज हम करेंगे वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आज का टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर वो है जो एक्चुअल में, जब हम सीधी सी बात करें तो सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को एक्सेस करके जो हमें रिजल्ट चाहिए उसको हमें रिजल्ट दे, जो हमें एक्चुअल डिजायर रिजल्ट है वो प्रोवाइड करे। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सॉफ्टवेयर लिखते हैं, यानी कि इसे कोड करते हैं, तो उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। या सेट ऑफ प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम हैं, वो कलेक्टिवली उन सेट ऑफ प्रोग्राम के थ्रू हम जो अपना डिजायर रिजल्ट है उसको एक्सेस करते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट अनेबल द हार्डवेयर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, यानी कि टास्क वही है जो हमें रिजल्ट चाहिए, वो हार्डवेयर ऐसे नहीं करेगा। जब हम सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ अनेबल करेंगे सॉफ्टवेयर को, तो उस केस में हमें वो स्पेसिफिक टास्क हमें मिल जाएगा। उसके लिए हमने प्रोग्राम लिखा है स्पेसिफिकली, और उस प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। कि हमने जैसे सपोज हमने कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का एक एग्जांपल दूं तो कैलकुलेटर है, कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने जो सॉफ्टवेयर लिखा है वो हर तरह की कैलकुलेशन करेगा। तो जब हम उस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे तो वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा, हार्डवेयर एक्सेस करेगा, जैसे कंप्यूटर का प्रोसेसर एक्सेस करेगा। तो वहाँ से जो हमने उसको कमांड दी है कि 4+3 करना है, तो वो हार्डवेयर को एक्सेस करके उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें 7 रिजल्ट देगा। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर का काम है, हमें डिजायर रिजल्ट देना। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट enables the hardware to perform a specific task. All the program that run on the computer are software. जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटर में वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, जो आपको स्क्रीन दिखती है, वो स्क्रीन में जो भी दिख रहा है वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। क्योंकि जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर क्या है? जो आपके प्रोसेसर है या मॉनिटर है, और वो सारे के सारे हार्डवेयर हैं। लेकिन जो आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ कुछ दिख रहा है वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू ही है। तो सॉफ्टवेयर के टाइप होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरे के पूरे आपके हार्डवेयर को मैनेज करता है, और वो जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। वो एक तरह का बॉस है, जिसे सिस्टम आगे हम देखते हैं, इसको पूरी इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे।
तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो जो हमारा कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसको मैनेज करने के लिए, उसको एफिशिएंटली वर्क करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस, बूट प्रोग्राम, असेंबलर, डिवाइस ड्राइवर, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो पर्टिकुलर टास्क है हमारा, जो यूज़र की पर्टिकुलर टास्क है, उस नीड है या उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन के लिए जो हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उन्हें एप्लीकेशन करते हैं, जो हमारी एप्लीकेशन को प्रोवाइड करते हैं। हम जैसे वर्ड वाला डॉक्यूमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं राइटिंग के लिए, अपने कोई राइटिंग के लिए लिखेंगे या कोई प्रिंट करना है किसी ने, तो वो वहाँ पे वर्ड MS वर्ड है या कोई और वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है उसमें वो पहले टाइप करेगा, फिर उसको टाइप टाइप करके सेव भी रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, या उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इस तरह से मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जैसे आपने कोई मूवी कंप्यूटर में चलानी है तो उसके लिए हम VLC या कुछ इस तरह के, या विंडो मूवी है, ये इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू हम किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system is a system software that work as an interface to enable the user to communicate with the computer. It manages and coordinate the functioning of hardware and software of the computer. The commonly used operating systems are Microsoft Windows, Linux, Apple, Mac OS. तो जो मैंने पहले बोला वही है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है जो क्या करता है, एक इंटरफेस है बिटवीन यूजर और हार्डवेयर के, जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस है। यानी कि ऑपरेटिंग हम किसके साथ डील करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके साथ डील करेगा, कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। तो जो यूजर एक्शन लेगा वो कम्युनिकेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को बोलेगा कि ये वाला टास्क परफॉर्म कर दो। अच्छा, तो इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर को ही मैनेज नहीं करेगा, वो जो उस और कंप्यूटर में अदर सॉफ्टवेयर है उनको भी मैनेज करेगा, वो किस तरह से वो काम करेंगे। ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का मैनेजर है हमारे कंप्यूटर का, जो मैनेज कर रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एज पर जो उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी है उसके अकॉर्डिंग। तो जो कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे सभी ने मैक्सिमम विंडोज़ तो यूज़ की होगी, तो विंडोज़ आपने देखा है, आप विंडोज़ स्टार्ट करते हैं उसके बाद उसमें जो हमारी फाइल सिस्टम है स्टोरेज में रखी, उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया है। जैसे आप उसकी माई कंप्यूटर ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको सारे के सारे फोल्डर दिख रहे हैं, वो क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। वो आपको जो फाइल्स है आपने रखी हुई है उनको एक इंटरफेस दे रहा है, उसके थ्रू आप उन फाइल्स को देख रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं कि आपने उस स्टोरेज में क्या क्या रखा है। इस तरह से लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो विंडोज़ है वो ओपन सोर्स नहीं है, ना ही एप्पल का मैक ओएस है, वो भी ओपन सोर्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो आज ये मैंने सिर्फ 3 ही बताए हैं, यहाँ पे और भी होते हैं जैसे यूनिक्स है, और अलग लिनक्स में बहुत सारे और ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी क्रोम, गूगल क्रोम, कुछ साल पहले गूगल वालों ने भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला था। तो इस तरह से बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, यहाँ पे मैंने 3 ही बताए हैं। अच्छा, फिर अगला है बायोस। ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म में कई बार आ जाती है। बायोस क्या होता है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बायोस की फुल फॉर्म आपने देखनी है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज स्टोर्ड इन रीड ओनली मेमोरी। जो हमारी रोम होती है ना, उसमें ये पहले से जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने इसके बीच में बायोस जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो डाले होते हैं ऑन द मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड के ऊपर जो चिप लगी होती है, एक रैम होती है, एक रोम होती है, और जो रोम होती है, जो मैंने पहले बताया है कि रीड ओनली मेमोरी है, उसमें पहले से जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने हिसाब से कुछ सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, वो इसमें होते हैं बायोस और बूट प्रोग्राम। अच्छा, तो बायोस इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट गेट एक्टिवेटेड व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर। जैसे ही आप अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे तो सबसे पहले बायोस जो रोम में है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको कई बार आपने देखा होगा जब भी आप विंडो करेंगे तो उस टाइम विंडो आपने इंस्टॉल करनी होती है, या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल करना है, तो आप कई बार F2 या F8 या F10 इस तरह से फंक्शन की दबाते हैं तो एक ब्लू कलर की स्क्रीन आती है, वो सारी वो बायोस है। वैसे अब आप नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम
या अपना कंप्यूटर स्टार्ट करो तो आजकल वो इतनी जल्दी फास्ट प्रोसेसिंग है कि आपको पता नहीं चलता है कि वो आता है, लेकिन सबसे पहले बायोस के जो सॉफ्टवेयर हैं वो सबसे पहले वही स्टार्ट करने पे, कंप्यूटर स्टार्ट करने पे दिखते हैं, लेकिन नहीं दिखते हैं आजकल। लेकिन जब आप इसके बायोस की सेटिंग में जाओगे या आपने विंडो या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा से इंस्टॉल करना है, उस केस में आपको बायोस की सेटिंग दिखेगी। अच्छा, इट लोड्स द ड्राइवर्स of the hard disk into the memory as well as assist the operating system to load itself into the memory। जो इसका मेन फंक्शन है, फंक्शनलिटी क्या है, जितने भी हमारे हार्डवेयर हैं कंप्यूटर के, उनके ड्राइवर्स, ड्राइवर्स क्या हैं, ड्राइवर्स भी सॉफ्टवेयर हैं। जो पर्टिकुलर हार्डवेयर का जो ड्राइवर है वो उसकी फंक्शनिंग को देखता है, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, उनको मेमोरी में लोड करते हैं और साथ ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी मेमोरी में लोड करता है। जैसे ही मेमोरी में लोड होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये इसका काम है बायोस का। अच्छा, अगला है बूट प्रोग्राम। बूट रेफर टू स्टार्ट अप ए कंप्यूटर। बूट का मतलब होता है बूट। बूट का मतलब है कोई कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, स्टार्टअप प्रोसेस है बूटिंग। कई बार हम इसका कॉमन कहते हैं ना, बूटिंग, बूटिंग ऑफ कंप्यूटर। ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। तो बूट रेफर्स टू स्टार्टिंग अप ए कंप्यूटर व्हेन यू स्विच्ड ऑन द कंप्यूटर द कमांड्स इन द रोम आर एग्जीक्यूटेड automatically to load the boot program into memory and execute its instruction। जो बूट प्रोग्राम है, जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, जो रोम में हमारी कमांड्स पहले से स्टोर हैं, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है और जो बूट प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। ये बूट और बायोस, पहले बूट चलेगा उसके बाद बायोस आएगा। ठीक है। अच्छा, assembler, it plays the role of a converter as it receive basic computer instruction and convert them into a pattern of bits। The processor use these bits to perform basic operation। अच्छा, तो assembler है, assembler एक तरह का जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो असेंबली लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करते हैं। जो हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप सी प्लस प्लस, जावा या कोई और लैंग्वेज है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो कंप्यूटर की समझ में नहीं आती। कंप्यूटर को समझ आती है जीरो और वन की भाषा, यानी कि जीरो और वन की लैंग्वेज, वो उसको वही समझ आती है। तो उसको जो असेंबलर है उसका काम होता है, जो हमने कोड लिखा है उसको कन्वर्ट करना है उस भाषा में या उस लैंग्वेज में जो कंप्यूटर को समझ आती है। तो इसका यही मेन रोल होता है। इट प्लेस द रोल ऑफ ए कन्वर्टर, यानी कि एक तरह का कन्वर्ट करता है जो भी हमने कोड लिखा है या इंस्ट्रक्शन लिखी है उसको। रिसीव बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम, कन्वर्ट देम इनटू पैटर्न ऑफ बिट्स, द प्रोसेसर यूज दीज बिट्स टू परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन। ठीक है जी। अगला है डिवाइस ड्राइवर। दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनके हार्डवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, उनके डिवाइस जितने भी हैं उनको उनकी फंक्शनैलिटी को मैंने क्या बोला, गलत बोल दिया होगा, सॉरी। दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स हार्डवेयर, यानी कि जो भी हार्डवेयर कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं उनको कंट्रोल करने के लिए डिवाइस ड्राइवर होते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इट अनेबल्स कंप्यूटर टू यूज द हार्डवेयर बाय प्रोवाइडिंग एन अप्रोप्रिएट इंटरफेस। जो हार्डवेयर हैं और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर के थ्रू हार्डवेयर को एक्सेस करता है जो अटैच्ड हैं कंप्यूटर के साथ। फॉर एग्जांपल प्रिंटर है या साउंड सिस्टम है, उनके अलग अलग डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है जी। आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें इनबिल्ड ही होते हैं पहले से ही। जो पहले वाला होता था जैसे विंडो एक्सपी, उस टाइम हमने कई बार आपने देखा होगा, अगर किसी ने यूज़ किया है तो एक्स्ट्रा से डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते थे, जैसे वाईफाई के लिए या आपके साउंड सिस्टम के लिए, ये अलग से हमें इंस्टॉल करने पड़ते थे डिवाइस ड्राइवर। लेकिन अब इनबिल्ड ही होते हैं, पहले से आ जाते हैं। और प्रिंटर के लिए तो फिर भी अगर आप प्रिंटर एक्सटर्नल हो गया तो उसके लिए तो हमें अभी भी करने ही पड़ते हैं, लेकिन वो भी कई बार जो आजकल के सॉफ्टवेयर हैं उनमें ऑटोमेटेड होते ही हैं। डिवाइस ड्राइवर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हो चुके हैं आजकल। अच्छा, अगले हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ये वो टास्क हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पहले ऑलरेडी जो बेसिक फंक्शनैलिटी होती है वो तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में दी होती है, जैसे कैलकुलेटर हो गया या कोई अदर आपको फाइल ब्राउजिंग करनी है, वो सारे के सारे उसके पार्ट्स हैं। लेकिन जो फर्दर आपने कोई
एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी करनी है, जैसे आप अगर अकाउंट का काम करते हैं तो आप अकाउंटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, क्योंकि आपने वो पर्टिकुलर आपको चाहिए, वो सभी यूज़र को नहीं चाहिए। हो सकता है जो अकाउंट का काम करता है वो टैली यूज़ कर रहा है, कोई और है जो प्रोग्रामिंग करता है उसको प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये अलग अलग यूज़र की डिमांड के अकॉर्डिंग अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इट डज नॉट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। और ये क्यों डिफरेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर से, क्योंकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करते हैं जितने भी हैं, लेकिन ये कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल नहीं करते। ये सिर्फ एंड यूजर के लिए एक एप्लीकेशन जो उनके स्पेसिफिक टास्क है उनको परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। इट डज नॉट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर एज इट इज डिजाइन फॉर एंड यूजर्स। ए कंप्यूटर कैन रन विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी इजिली इंस्टॉल्ड और अनइंस्टॉल्ड एज रिक्वायर। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। उससे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर की कोई फाइल्स डिलीट करते हैं तो आपकी जो हो सकता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए और आपकी जो कंप्यूटर है वो सही तरीके से रन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा करेंगे तो उससे आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या जैसे विंडोज़, फॉर एग्जांपल मैं विंडोज़ का एग्जांपल लेता हूँ। आपने विंडोज़ की इंस्टॉल किया, अगर सी ड्राइव में आपने इंस्टॉल किया और आप उसकी सिस्टम फाइल्स में जाके कुछ फाइल्स उड़ा देते हैं, तो जब आप उसको चलाएँगे तो वो सही ढंग से नहीं चलेगा, एबनॉर्मली चलेगा। हो सकता है बीच में से वो विंडो करप्ट हो जाए तो वो नहीं चलेगा। इस केस में हमने क्या किया था, उसके सिस्टम सॉफ्टवेयर को उड़ा दिया था। लेकिन अगर हमने कोई सपोज़ हमने ब्राउज़र कर रखा है, गूगल क्रोम ब्राउज़र कर रखा है हमने इंस्टॉल, हमने उसकी फाइल्स उड़ा दी या उसको ही अनइंस्टॉल कर दिया, तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एज़ यूजुअल चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जब गूगल क्रोम को चलाने की कोशिश करेंगे वही अकेला नहीं चलेगा, बाकी अगर आपने कोई और ब्राउज़र किया हो तो वो बिल्कुल सही तरीके से चलेंगे। तो ये एक एग्जांपल मैंने बताया, तो आगे देख लेते हैं। इट कैन बी ए सिंगल प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ स्मॉल प्रोग्राम। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हो सकता है सिंगल प्रोग्राम हो या कलेक्शन ऑफ स्मॉल प्रोग्राम्स हो। एग्जांपल्स हो गए इसके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जिसमें आपका एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और बाकी जितने भी है, एडोब फोटोशॉप, एनी अदर सॉफ्टवेयर लाइक पेरोल सॉफ्टवेयर, इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये तो था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो इस तरह से हमने कंप्यूटर फंडामेंटल का जितना भी फंडामेंटल्स है वो हमने देख लिया। अगले कुछ वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आऊँगा और उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फिर थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल में अगला मैं जो टॉपिक है वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करूँगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। बेसिक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे हम, ऐसे डीप नहीं जाएँगे। जैसे बाकी जो डीप डीप ऐसे आता नहीं है इस वाले टेस्ट में या इस तरह के टेस्ट में, तो हम डीप नहीं जाएँगे। बेसिक बेसिक देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या-क्या फंक्शनैलिटी होती है। जैसे मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, इस तरह की जो मेजर मेजर उसकी फंक्शनैलिटी है उसको देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कैसे-कैसे वर्क करता है। और बाकी उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स और वेब टेक्नोलॉजी का मैंने अलग से किया है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करेंगे। अगर आपने वेब टेक्नोलॉजी का देखना है तो अलग से वीडियो मैंने बना रखे हैं एचटीएमएल और सीएसएस के। अभी एचटीएमएल के बना दिए हैं, सीएसएस के मैं बनाऊंगा, लेकिन वो भी एमसीक्यू में कवर हो जाएगा वो भी। उसके बाद डाटाबेस के थोड़े से देखेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क का देखेंगे, और इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी में हम वो भी एमसीक्यू के थ्रू देखेंगे। तो इस तरह से हम बाकी जितने भी और सब्जेक्ट हैं उनको भी हम थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे, जितने जितने इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो इसका है इसमें ओवरव्यू जितने भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या इस तरह के जो एग्ज़ाम है उनमें जो भी सब्जेक्ट है वो बिल्कुल डेप्थ में नहीं आएगा, क्योंकि जैसे कोई आपने यूजीसी नेट का होता है उसमें बिल्कुल डिटेल में आता है। तो उस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। डाटाबेस का भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे, थोड़ी कमांड्स देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वाला वीडियो होगा उसमें मैं आपको एमसीक्यू, कंप्यूटर फंडामेंटल या कंप्यूटर बेसिक के एमसीक्यू लेके आऊँगा। 2-3 वीडियो हम करेंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। बाय।